आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि होती क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है, उपविषय है संधि का, जो आपको वर्णों के मेल के बारे में बताएगा। आपस में वर्ण किस प्रकार से मिलकर के नए वर्ण का निर्माण करते हैं, दो वर्णों के परस्पर मिलने के पश्चात किस प्रकार से परिवर्तन होता है, विकार पैदा होता है, इसकी जानकारी हमें संधि से मिलती है। आज हमारा टॉपिक है संधि। कौन सा टॉपिक है? संधि। संधि किसे कहते हैं? समीपवर्ती वर्ण। एक शब्द होता है समीपवर्ती, समीपवर्ती वर्ण। दो निकट आते हैं, दो वर्ण नजदीक नजदीक आते हैं, समीप आते हैं, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। दो निकट आने वाले या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिएगा कैसे है। हमारे पास एक शब्द है विद्या और इससे दूसरा शब्द है आल्य। हमारे पास ये दो शब्द हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्व पद, पहला पद। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और इसको बोलते हैं उत्तर पद। इसका प्रयोग समस्त पद के रूप में समास में भी किया जाता है, लेकिन संधि में समस्त पद नहीं होता। संधि में संध्या शब्द होता है। संधि बनने के पश्चात जो शब्द बनता है उसको संध्या शब्द कहते हैं, और समास बनने के पश्चात जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। कई बार संधि में समस्त पद प्रयोग किया जाता है, जो कि ये समास में किया जाना चाहिए, संधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संधि में संध्या शब्द ही बोला जाएगा। अब जब संधि होगी तो दो वर्णों के बीच में हो। जो ये पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण देखिएगा, विद्या जमा में आल्य। हमारे पास विद्या जमा में आल्य है। ये विद्या के साथ आ जुड़ा हुआ है और आल्य के साथ आ पूर्व पद है। ये पूर्व पद, उत्तर पद का पूर्व वर्ण है, पहला वर्ण है। उत्तर पद का पहला वर्ण, पूर्व वर्ण, पहला वर्ण कह लीजिए, प्रथम वर्ण है। और ये उत्तर पद का, इसे कहते हैं, ये उत्तर वर्ण है, इसका बाद का वर्ण है, बाद का वर्ण है। पूर्व पद का पूर्व पद इसके बाद का वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, दोनों मिलकर के जो विकार पैदा करते हैं उसको संधि कहते हैं। दोनों मिलेंगे, उससे परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा वह संधि है। और वो एक नया जो शब्द बनाएंगे वह समस्त पद नहीं होता, वह संध्या पद होता है। कौन सा पद होता है? संध्या, संधि से बनने वाला संध्या पद होता है, वह संध्या पद होता है। संध्या पद, समस्त पद का प्रयोग किया जाता है, वो जो समास के लिए किया जाता है, और संधि के लिए संध्या पद ही होना चाहिए, संध्या पद ही होना चाहिए। इन दोनों को मिलाने के पश्चात जो नया पद बनेगा वह ही संध्या पद होगा। आ से परे आ आने पर, यहाँ तक आ से परे आ आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि के नियम के अंतर्गत आता है, और यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के दीर्घ संधि में आता है। आ से परे आ होने पर आ होता है। तो ये दोनों मिलकर के जब एक विकार पैदा करते हैं, एक परिवर्तन लाते हैं, वह आ होता है, और वो मिलकर के इसके साथ विद्यालय शब्द का निर्माण करता है। इस प्रकार से संधि शब्द से संध्या अक्षर बन जाता है, संधि से संध्या अक्षर बन जाता है। संधि क्या हुई? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बोलो सारे। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि वर्णों का मेल है, निकटवर्ती आए वर्णों का मेल है। समीपवर्ती वर्ण में जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। परिवर्तन होता है वर्णों में, समीपवर्ती वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिएगा, संधि वर्णों का मेल है। क्या है?
वर्णों का मेल, वर्णों का मेल, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। छोटा सा हो गया, तो संक्षिप्त में यदि कहना चाहे संक्षेप में, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमारे पास वर्ण कितने प्रकार के? मुख्य रूप से हमारे पास वर्ण दो ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, और हम इसमें विसर्ग भी गिन लेते हैं। अब वर्णों के आधार पर वर्णों के मेल से संधि बनती है, इसलिए जितने प्रकार के हमारे पास वर्ण हैं उतने प्रकार की हमारे पास संधि हो जाती है। संधि के कितने भेद हैं? संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की हमारे पास। कौन कौन सी है? स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। और कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां। संधि कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार। इसे संस्कृत में अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है, और व्यंजन संधि को संस्कृत में हग संधि कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? हग संधि। हग संधि कहा जाता है। और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। संस्कृत में विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। अब हमने पता लग गया कि संधि कितने प्रकार की, कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? विसर्ग संधि। संस्कृत में स्वर संधि को क्या कहते हैं? और व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब देखो स्वर संधि क्या होता है। अब स्वर संधि क्या होता है? स्वर से परे स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है। पहले स्वर है, पहले शब्द के अंत में भी स्वर है, और उत्तर पद के प्रारंभ में भी स्वर है, दोनों तरफ स्वर है। अब जैसे हमारे पास राका जमा में ईश हो गया। राका जमा में ईश हमारे पास एक शब्द है। देखिएगा, इसमें राका है हमारा पूर्व पद, इसके अंत में आ है। ईश है उत्तर पद, इसके प्रारंभ में ई वर्ण है, इसके प्रारंभ में ई वर्ण है। ये दोनों मिलकर के जो संधि बनाते हैं वह स्वर संधि कहलाता है। दोनों मिलकर के ए बनाते हैं, वह स्वर संधि कहलाता है। दोनों ही स्वर हैं। स्वर से परे स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न हुआ, ए बन गया। आगे नियम में बताऊंगा वहां पे किस प्रकार से बनता है, क्योंकि जब स्वर संधि के भेद हम समझेंगे उसके अंतर्गत हमारे ये आएगा कि आ से परे ई आने पर ए होता है। गुण संधि में आता है जब स्वर संधि के भेद सीखेंगे। अब तुमने जानना है कि स्वर से परे स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दोनों ओर स्वर हो, पहले पद के अंत में भी स्वर हो, उत्तर पद के आरंभ में भी स्वर हो, इनके मिलने से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बोलो, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर से परे स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिएगा हमारे पास ये उदाहरण आ गया, जैसे राका जमा में ईश, राकेश बन गया हमारे पास। क्या बन गया? क्योंकि आ और ई दोनों स्वर हैं, इनके मिलने के पश्चात ए बनता है, और ये स्वर संधि के गुण भेद के अंतर्गत बनता है, गुण संधि के भेद के अंतर्गत बनता है। ऐसे ही स्वर संधि का निर्माण होता है, ऐसे ही स्वर संधियां बनती है। अब व्यंजन संधि हमें कितने प्रकार की होती है, किस किस रूप में व्यंजन संधि हो सकती है? अब देखिएगा, व्यंजन से परे व्यंजन हो, व्यंजन से परे व्यंजन हो, और व्यंजन से परे स्वर हो, और स्वर से परे व्यंजन हो। यानी एक तरफ व्यंजन हो, स्वर से परे व्यंजन हो, इसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन से परे व्यंजन आने पर, व्यंजन से परे स्वर आने पर, और स्वर से परे व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? अब
आपको इसके उदाहरण बताता हूं, 3 उदाहरण छोटे छोटे, क्योंकि 3 ही प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है व्यंजन संधि में। 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। जब व्यंजन से परे व्यंजन हो तब, जब व्यंजन से परे व्यंजन तब। सत जमा में जन है हमारे पास, देखिएगा सत, इसीलिए ये हलंत है, ये तय हल है, इसे इसलिए संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। सत जमा में जन आपके पास आ गया, ये भी व्यंजन है अंत में, और इसके आरंभ में भी व्यंजन है। ये कौन सा नियम है? पहला नियम है, व्यंजन से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। पहला नियम है। तय हलंत है, हलंत होने हल होने के पश्चात ये स्वर विहीन हो जाता है, इसमें कोई स्वर नहीं, आधा नहीं बोलते हम इसको, क्या बोलते हैं? स्वर विहीन। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे हम स्वर विहीन बोलते हैं, आधा नहीं बोलते। आधा जो बोलते हैं वो गलत है। ये स्वर विहीन है यानी हलंत है, इसके अंत में हल है, और ये भी आरंभ में जय है। जय व्यंजन है, तय व्यंजन है। व्यंजन से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न हुआ है वह क्या हो गया? व्यंजन संधि। तय को जय हो जाता है, तय को जय हो जाता है। ये संधि के नियम में मैं तुम्हें बताऊंगा। जब मैं संधि को विस्तार से तुम्हें समझाऊंगा उस वक्त आपको बताया जाएगा कि तय को जय क्यों हो जाता है। अब तो आपने केवल ये समझना है कि व्यंजन से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और व्यंजन से परे व्यंजन शब्द जमा में जन आने से ही परिवर्तन हुआ है, सज्जन बन गया है। यह सज्जन व्यंजन संधि के अंतर्गत गिना जाएगा। अब देखिएगा, पहले कहता है व्यंजन से परे स्वर आने पर। अब जैसे हमारे पास वाक है, वाक ये व्यंजन, और इधर है ईश, ये तय व्यंजन है क्योंकि हल है, इसमें स्वर नहीं है। और ये ईश है आपके पास, ई स्वर है। ये कौन से नियम में आ गया? दूसरे में, व्यंजन से परे स्वर आने पर। कौन सा नियम हो गया? व्यंजन से परे स्वर आने पर। वाक जमा में ईश, तो जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन होता है उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं। एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है। देखिए इसमें स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर थी, इसमें एक तरफ व्यंजन हो, या तो शब्द के अंत में हो या शब्द के आरंभ में हो। पहले शब्द के अंत में हो या उत्तर पद के आरंभ में हो। ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, या तो इसके अंत में हो या उत्तर पद के आरंभ में हो। एक जगह यदि व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगी। समझ में आएगा? अब देखिएगा व्यंजन संधि में दूसरे नियम के अनुसार व्यंजन से परे स्वर आने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कै को गय हो जाता है, बताऊंगा मैं तुम्हें। सघोष और अघोष में आगे जब तुम्हें बांटूंगा व्यंजन संधि को आसान से तरीके से बांटूंगा। हमारे पास 3 ही प्रकार की स्थितियां होंगी, या तो सघोष वर्ण से परे सघोष वर्ण, या अघोष वर्ण आएगा या स्वर आएगा, या अघोष वर्ण से परे व्यंजन संधि में अघोष वर्ण से परे सघोष वर्ण आएगा, सघोष वर्ण बनेगा या अघोष वर्ण बनेगा, या मूर्धन्य व्यंजन हमारे होंगे, वो सघोष व्यंजन होंगे, अघोष व्यंजन होंगे, मूर्धन्य व्यंजन होंगे। उनसे जो विकार उत्पन्न होगा अलग अलग नियम में विस्तार से फिर जो व्यंजन संधि समझाऊंगा विस्तार से, उस वक्त तुम्हें बताऊंगा। अब क्या समझना है तुमने? व्यंजन संधि में 3 स्थितियां होती हैं। व्यंजन से परे व्यंजन, व्यंजन से परे स्वर, अब स्वर से परे यदि व्यंजन हो, स्वर से परे यदि व्यंजन है, अब वो कहता है देखो कि तीसरा नियम है, स्वर से परे व्यंजन हो तो तब भी व्यंजन संधि होती है। स्वर से परे व्यंजन कैसे होगा? अब जैसे नय के साथ ई की मात्रा है, अब नय को यदि हम नय के साथ ये है ई, अब इसको यदि हम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, हल हो गया, ई निकल गया। अब इसमें स्वर कहाँ है? पहले शब्द के अंत में। नी में पहले शब्द के अंत में क्या है? स्वर है। यहाँ पर देखो पहले शब्द के अंत में स्वर है। अब दूसरा शब्द हमारे पास क्या आना चाहिए? दूसरा शब्द आना चाहिए हमारे पास व्यंजन हो, जिसके आरंभ में व्यंजन हो। अब सेद जो मैंने लिखा है, सेद, इसके आरंभ में व्यंजन है, इसके आरंभ में व्यंजन है। ये से, ये व्यंजन है, आरंभ में व्यंजन है। नी के अंत में व्यंजन है, स्वर है, और सेद के आरंभ में व्यंजन है, यानी पहले स्वर है और फिर व्यंजन है। इन दोनों के मिलाने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब नय के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, नी, और से के साथ ए की मात्रा लगी हुई है, से। अब इसकी जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। क्या होगा?
इस दंत्य श का मूर्धन्य श हो जाए, इस दंत्य श का मूर्धन्य श। कौन सा श? तालव्य नहीं। अब देखो तुम्हारे पास 3 प्रकार के श बोलते हैं, जो तुम्हें समझा जाता है नहीं, तो 3 प्रकार के श बोलते हैं। कौन कौन से बोलते हैं? दंत्य जो दांत से बोले जाते हैं, मूर्धन्य जो मुखा से बोले जाते हैं, और तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं। और मूर्धन्य शब्द में षटकोण वाला श आता है। कौन सा आता है? षटकोण वाला। देखिएगा ये बन गया आपका शब्द निषेध बन गया, निषेध। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या नहीं हुआ मेरे बच्चों? बोलियो सारे। व्यंजन से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और व्यंजन से परे स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और स्वर से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में 3 बातें होगी, और स्वर संधि में केवल एक ही लाइन में काम चल गया था। कैसे चल गया था? स्वर से परे स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। और व्यंजन से परे व्यंजन, व्यंजन से परे स्वर, स्वर से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अब देखिएगा तीसरा है तुम्हारे पास विसर्ग संधि। अब हमारे पास जो विसर्ग है, मुख्य रूप से विसर्ग है जो हमारे साथ, वो किन में लगता है? मुख्य रूप से संधि में इन तीनों में ही लगता है मुख्य रूप से। इसे हम बोलते हैं ये विसर्ग है, ऐसे लगता है विसर्ग। ये विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, ये अ के साथ विसर्ग है, ये ई के साथ विसर्ग है, ये उ के साथ विसर्ग है। ये विसर्ग लगा हुआ है। अब विसर्ग जो निकला है किसके साथ निकला है? अकेला ये नहीं है, विसर्ग प्रत्येक स्वर के साथ लग सकता है। अब तुम्हारे पास अ, अंग अ, जब हम तुम्हें वर्णमाला सिखाते हैं तो उस वर्णमाला में कहीं ना कहीं अंग अ डाला होता है, अनुस्वार और विसर्ग को डालते हैं। वो अकेला अह नहीं होता, वो अकेला अह नहीं होता, वो क्या होता है? वो सभी स्वरों के साथ लग सकता है विसर्ग। अब जैसे हमारे पास अ के साथ विसर्ग संधि मुख्य रूप से इन 3 शब्दों में, इन 3 वर्णों में लगता है। अ के साथ, ई के साथ, उ के साथ, यानी तीनों हर्षों के साथ। अ भी हर्षव है, ई भी हर्षव है और उ भी हर्षव है। तीनों हर्षों के साथ मुख्य रूप से जो विसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसमें एक परिवर्तन होता है आगे कोई शब्द आने के पश्चात। अब देखो विसर्ग की क्या खासियत है? विसर्ग किसी शब्द के आरंभ में नहीं आ सकता। अब कैसे भी आ सकता है? देखो मैं लिखता हूँ तुम्हें अतः, अतः लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने, नहीं लिख दिया मैंने, नहीं लिख दिया मैंने, दुह लिख दिया मैंने, दुह लिख दिया मैंने, मनः लिख दिया मैंने, मनः। ये शब्द है मेरे पास, दुह, नि, मनः, ये तीनों शब्द है। ये शब्द आरंभ में आएंगे और इनके अंत में विसर्ग। देखिएगा ये तीनों शब्द आरंभ में आएंगे और इनके अंत में विसर्ग है। विसर्ग किस किस के साथ है? विसर्ग किस किस के साथ है? देखो यहाँ मनः में तो अ के साथ है, मनः में अ के साथ है, और नि में ई के साथ है, नि में ई के साथ है, और दु में उ के साथ है। इन तीनों के साथ ही तो है, दु में उ के साथ है। ड के साथ देखो हमारे पास, ड के साथ जब हम हल करके विसर्ग निकालते हैं तो ये निकलता है हमारे पास। न को हल करके यदि हम निकालते हैं तो ये निकलता है हमारे पास, और न को हल करके यदि निकालते हैं तो ये निकलता है हमारे पास विसर्ग अ, ई, उ, ये निकलता है हमारे पास, अ, ई, उ, ये निकलता है हमारे पास। बोलो अ, नि, दु, ये विसर्ग निकलते हैं हमारे। अब जब ये विसर्ग निकलते हैं तो शब्द के आरंभ में पहले शब्द के अंत में आएगा विसर्ग। क्या होगा? विसर्ग एक ही बात कहता है, मैं नहीं मानता किसी की बात, मैं तो आगे रहूंगा, मेरे पास से कोई लाभ नहीं। देखो स्वर बेचारा बोला मतलब कलियां बिठा दो, मैं वहीं तैयार हूँ। स्वर आगे भी पीछे भी, व्यंजन भी कहने लगे वह ठीक है, हम आगे पीछे भी काम करूंगा, लेकिन ये अड़ गया विसर्ग। उसने ये कहा मैं केवल एक ही जगह आऊंगा, पहले आऊंगा, विसर्ग से परे स्वर हो और विसर्ग से परे व्यंजन हो, विसर्ग से परे व्यंजन हो और विसर्ग से परे स्वर हो। जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग से परे व्यंजन आने पर या विसर्ग से परे स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, तुम कैसे देखोगे इसको? अब ये व्यंजन संधि का मैं 3 जो व्यंजन संधि के स्टेप
तीन प्रकार से जो व्यंजन संधि होती थी उसमें क्या था, व्यंजन से परे व्यंजन, व्यंजन से परे स्वर, और स्वर से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा, व्यंजन संधि, और स्वर से परे स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा, स्वर संधि। अब विसर्ग संधि क्या मांगती है, क्या कहती है विसर्ग संधि, विसर्ग से परे स्वर आने पर या विसर्ग से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, विसर्ग संधि। बोलो सारे, विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, स्वर व्यंजन संधि। कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की संधियां हो गई। दो प्रकार की आप सीख चुके हैं, तीसरे प्रकार की विसर्ग संधि में क्या नियम है, विसर्ग से परे। अब देखिएगा, मन है जमा में पद। अब ये विसर्ग से परे व्यंजन है, क्या है, विसर्ग से परे व्यंजन है, यहाँ पर विसर्ग से परे व्यंजन है। इससे जो पहला नियम है इसका, विसर्ग से परे व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गों को ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्गों से परे व्यंजन है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, मनोबल, मनोबल, क्या बन गया, मनोबल। अब वो कहता है विसर्ग से परे, विसर्ग से परे यदि स्वर हो तो भी क्या होगा, विसर्ग संधि ही होगा। विसर्ग कह रहा मैं पहले आऊंगा, मैं बाद में नहीं आ सकता, मैं पहले आऊंगा, मैं बाद वाले कोई भी शब्द तुम्हारा ऐसे स्वरूप नहीं होता, ऐसे स्वरूप नहीं होता कोई शब्द तुम्हारा, किसी भी शब्द के आरंभ में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। क्यों, क्योंकि स्वर व्यंजन के बाद में जोड़े जाते हैं। देखो मेरे बच्चों, क्यों नहीं होता मैं बताता हूं तुम्हें। अब हमारे पास जो स्वर है वो किसके साथ जोड़े जाते हैं, व्यंजन के अंत में जोड़े जाते हैं, तब व्यंजन बोलने के लायक, उच्चारण के लायक होता। तय अकेला उच्चरित नहीं हो सकता, तय को यदि हमने उच्चरित करना है तो इसके साथ स्वर जोड़ना पड़ेगा, और स्वर बिना मात्रा के रूप में जब ए के रूप में जुड़ेगा तो ये उच्चारण के लायक हुआ तक, तक क्या होगा, तक, त, थ, द, ध, न, ये त अब उच्चारण के लायक है। अब ये बाद में जुड़ता है, तो बाद में जुड़ता है और विसर्ग किसी भी स्वर के साथ बाद में लगता है। स्वर का आधार लेकर के बोला जाता है विसर्ग को, और वो बाद में लगता है, तो इसलिए शब्द के बाद में आएगा, शब्द के आरंभ में कभी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए विसर्ग बाद में कभी नहीं आता है। पहले विसर्ग होता है, फिर व्यंजन होता है, पहले विसर्ग होता है, फिर स्वर होता है। अब देखिए इसमें, अब हमारे पास क्या हो गया, नि, पहले स्वर हो, अब तुम्हारे पास यहाँ विसर्ग था, विसर्ग था नहीं पहले तुम्हारे पास, अब विसर्ग है तुम्हारे पास, देखो नि, नि जमा में चल, ये और ले लेता हूं मैं। अब इसका उदाहरण नहीं है वैसे तो, ये स्वर आना चाहिए तुम्हारे पास। अब क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, स्वर। विसर्ग से पर यदि कोई स्वर हो, देखो क्या हो सकता है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास हो सकता है पुनः, पुनः शब्द होता है तुम्हारा, और ये होता है अपि, पुनः अपि, पुनः अपि, पुनरअपि, विसर्गों को रय हो जाता है। कब हुआ, जब इससे परे स्वर है तो। विसर्ग से परे स्वर है, ये विसर्ग है, इससे परे स्वर है, और विसर्ग से पूर्व क्या है, इसमें बताओ विसर्ग से पहले क्या है, बताइएगा। पुनः में विसर्ग से पहले क्या है, चेतन, पुनः में विसर्ग से पहले क्या है, न को यदि हलंत करता हूं तो क्या निकलेगा, अह निकलेगा, ई की मात्रा नहीं है, पुनः में विसर्ग से पहले अ है। इससे परे, विसर्ग से परे यदि स्वर है तो इन विसर्गों को रय हो जाता है। पुनरअपि क्या बन गया, पुनरअपि, 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 पुनरअपि बन गया शब्द तुम्हारा। पुनरअपि क्या बन गया, पुनरअपि। ये संधि तुम्हारी तीन प्रकार की है, और इसको विस्तार से समझने के लिए कल दूसरे पीरियड में आपको जब समझाया जाएगा अगले दिन, तो उसमें हम स्वर संधि के भेदों के बारे में, अच संधि के भेदों के बारे में, जिसे संस्कृत में संधि कहते हैं, विस्तार से बताएंगे। आज जो हमने किया है उसे एक बार फिर दोहरा देते हैं। संधि किसका मेल है, वर्णों का मेल। कैसे वर्णों का मेल है, समीपवर्ती वर्णों का मेल है। समीपवर्ती वर्णों के पास क्या होता है, के बाद क्या होता है, उन वर्णों में विकार पैदा होता है, परिवर्तन आ जाता है। समीपवर्ती वर्णों के समीप आने पर, दो या दो से अधिक, दो वर्णों के समीप आने पर, निकट आने पर जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसके बीच में होती है, वर्णों के बीच में होती है।
संधि किसके बीच में होती है? वर्ण कहाँ होते हैं? पहले पद के एक आखिर में और दूसरे पद के आरंभ में, दोनों मिलकर के एक विकार पैदा करते हैं, वही संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? स्वर संधि किसे कहते हैं? जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखो आराम से और स्पष्ट रूप से, व्यंजन से परे व्यंजन आने पर, व्यंजन से परे स्वर आने पर, स्वर से परे व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 3 प्रकार की बातें हुई, व्यंजन से परे व्यंजन, व्यंजन से परे स्वर, स्वर से परे व्यंजन और फिर विकार।